हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी बच्चों का रोजगार विद पूनम चैनल पे स्वागत है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास लेने से पहले आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ। आपको पता है आज अपनी सीईटी का फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है और ध्यान से सुनना, जब आपका सीईटी फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है, बहुत बच्चों के साथ समस्या आ रही है कि अभी तक उनका फॉर्म नहीं भरा गया है, जबकि 2 दिन सरकार ने बढ़ा दिए गए थे। लेकिन देखो सही बात यह है कि सरकार ने सिर्फ 2 दिन ही बढ़ाए, है ना। तो बच्चों के सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना आपका, जो पुराना है वही वाला लगा देना। और अब जब अप्लाई किया था आपने नए के लिए, वो साथ में स्लिप लगा देना। साथ में स्लिप का मतलब अटैच करने का मतलब ये है कि कंप्यूटर में उसको स्कैन करवा देना, ठीक है। ये सब करवा के, ताकि आपने प्रूफ दे दिया कि हमने अप्लाई कर रखा था, आपके सरल पोर्टल की वजह से हमारा सर्टिफिकेट नहीं बना था। आगे बात समझो, कैटेगरी का सर्टिफिकेट था, है ना बच्चों। इस बात का ध्यान रखना। और आज आपका आखिरी डेट है, सभी बच्चे 12 बजे से पहले पहले अपना फॉर्म भर देना। फिर भी कुछ भी हो जाता है तो आप आखिरी में जनरल कैटेगरी में अपना फॉर्म भर देना। और जिस भी बच्चे की एरर मतलब कुछ भी एरर हो गई, कुछ भी गलती कर दी है, तो करेक्शन पोर्टल, एरर करेक्शन पोर्टल जब ओपन होगा उसमें आप सही कर लेना, ठीक है। चलो आओ, आज हम हरियाणा जीके पढ़ेंगे बच्चों। हरियाणा जीके के मैं आज क्वेश्चन वो लेके आई हूं जो एचटेट में 2019 से लेके 24 तक अब तक जितने हरियाणा जीके के क्वेश्चन हुए हैं। दूसरी बात, ये एचटेट में आए हुए हरियाणा जीके के, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हरियाणा जीके बदल गई। वही क्वेश्चंस आपके सीईटी में भी आ सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि ये क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट, किसी दूसरे पेपर में दिए गए और वही उठा के आपको दूसरे पेपर में दे दिए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है। तो हर एक सीईटी वाले बच्चे के लिए और एचटेट वाले बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। पूरी क्लास सभी बच्चों को देखनी है। और फिर भी समस्या आती है तो फिर मेरे से बाद में कमेंट डाल देना, मैं जरूर देखती हूं जितना संभव हो पाता है, ठीक है बच्चों। चलो आओ पढ़ना शुरू करते हैं। देखो एक और बात बता देती हूं मैं आप लोगों को, ध्यान से सुनना। अब आपका सीईटी का पेपर जल्दी होगा। मैं बहुत दिनों से आप लोगों को कह रही हूँ, जो बच्चे बहुत टाइम से जुड़ रहे हैं, कि बच्चों तैयारी करते रहना। कब फॉर्म आ गया और कब एग्जाम की डेट आ गई पता नहीं चलेगा। आप चाहे पिछली जितनी वीडियो हैं उठा के देख लेना, हर टाइम मैं यही कह रही थी। और मैं आपको ये बोलती थी कि फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी क्लासेस चल रही है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करे रखना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। अब बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नोटिफिकेशन आई नहीं, कह रहे अब मैम बहुत सारी क्लासेज इकट्ठी होगी, क्या सारी क्लासेस लेनी पड़ेंगी। मैं हर क्लास में तो ये बात बोलती हूँ, हाँ बच्चों आपको सारी क्लासेस लेनी पड़ेंगी। और अब भी ये बता देती हूँ कि आपको एग्जाम तक कनेक्ट रहना पड़ेगा, डेली क्लासेस आएंगी। कल अपनी क्लास नहीं आई थी भाई, कल वाईफाई की समस्या हो गई थी, नेट में प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। आज वो थोड़ी सी जो समस्या थी उस समस्या को रिजोल्व कर लिया गया है। अब अपनी रेगुलर क्लास आएंगे। दूसरी बात बच्चों, जितनी बातें बता रही हूँ आपके काम के लिए बता रही हूँ। क्लास स्टार्ट करी हूँ, 1 मिनट और सुन लो। कल आपके इंग्लिश की क्लास मिलेगी बच्चों को, वो है ना, आपको पता है जून में टीचर्स की छुट्टियां जरूर हो रखी हैं, लेकिन ये बार बार कैंप लगा रहे हैं, हर टीचर को कैंप में जाना पड़ रहा है। इस वजह से उन जो सर पढ़ाने आने थे वो गवर्नमेंट टीचर हैं, ऑलरेडी सिलेक्टेड है गवर्नमेंट जॉब में, इंग्लिश के टीचर है, ठीक है। वो आपको एक्सपीरियंस्ड, जिन्होंने कई जगह पे सिलेक्शन लिया है, उन टीचर से आपको कल पढ़वाऊंगी। इंग्लिश बहुत बच्चों की डिमांड थी। कल आपको क्लास मिलेगी 5:30 बजे। कितने बजे मिलेगी? 5:30 बजे। हर एक बच्चा कल ये क्लास लेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, पेपर तक बिल्कुल पढ़ाऊंगी, कोई पैसा आपसे कुछ भी नहीं लिया जा रहा। लेकिन आपको जुड़े रहना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई के अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है, आपको लगातार पढ़ने के लिए अपने चैनल से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। कोई पेड बैच नहीं निकालूंगी, पेपर तक कुछ भी नहीं निकालूंगी, सिर्फ आप यूट्यूब की क्लासेस देखते रहना, फिर आना पेपर से आने के बाद। 100% में से जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, अगर 90% भी पढ़ रहे होंगे ना बच्चे, तो 90 की 90% बच्चे पास मिलेंगे। चाहे आप देख लेना, वो चाहे एचटेट दे लेना, चाहे सीईटी का अच्छा स्कोर की बात करें तो। चलो बहुत हो गया, अपनी बातें जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने सारी बता दी। चलो आओ फटाफट अपने क्वेश्चंस पे। सारे क्वेश्चंस वो करा रही हूं जो पीवाईक्यू है, पहले आए हुए हैं। आपको पता है एचटेट का पेपर आ गया है। आपको कल मिलेगी इंग्लिश की क्लास, अगले दिन मिलेगी आपको पॉलिटी की क्लास। पॉलिटी में सीईटी का हो पेपर, या फिर एचटेट में जहां आपके हिस्ट्री आती है, हर बच्चे को
क्लास लेनी है। पॉलिटी की जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी की सारी मैं आपको कराऊंगी पॉलिटी की क्लास में, ठीक है। एस्टेट के रिगार्डिंग साइकोलॉजी की नेक्स्ट वीक आपको एक बड़ी सी क्लास मिलेगी हिंदी की। कुल मिला के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। सही दिशा में आप मेहनत कर रहे होगे तो बच्चों जरूर सफल होगे। चलो, शारीरिक विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय कहाँ है, ये बच्चों आपको याद रखना है। ये बहुत बार पूछा गया है और अब की बार भी पूछा गया है। शारीरिक विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय कहाँ है, और आपको याद रखना है बच्चों पानीपत में है। कहाँ है? पानीपत में। शारीरिक विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय पूछ लिया जाए, मतलब यहाँ पे जो विकलांगता जिन बच्चों में है उनके लिए रहने के लिए, मतलब उनको पढ़ाई तो करवाई ही जा रही है, साथ में उनके रहने का स्थान भी बना दिया गया। वो याद रखना आपको पानीपत में। कहाँ पे है? पानीपत में। आपको पता है पानीपत हमारा 1 नवंबर 1989 को जिला बना था और करनाल से अलग होके बना था। कब बना था? 1 नवंबर 1989 को करनाल से अलग होके हमारा पानीपत जिला बना था। दूसरी बात आपको ये भी याद रखनी है, पानीपत ही एक ऐसा जिला है, एक बार जिला बन गया, करनाल से अलग होके बना था, फिर वापस करनाल में शामिल हो गया और फिर अलग हुआ 1991 में। इसका मतलब क्वेश्चन आ जाए कभी, ऐसा कभी क्या आया हुआ है 2-3 बार, ऐसा कौन सा जिला है एक बार अलग हुआ फिर वापस, मतलब 2 बार जिला बनने वाला यही है केवल और केवल पानीपत। ऐसा और कोई जिला नहीं है जो एक बार कट के करनाल से हटा के पानीपत को बना दिया गया, फिर वापस से करनाल में मिल गया और फिर वापस से 1991 में अलग जिले के रूप में अस्तित्व में आया। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर मैं आपको बात करूं विवर्सिटी, आपको हिंदी में ऐसे लिखा मिल सकता है। अब भाई डेली क्लास होंगी, देखो कभी तबियत खराब हो जाए या नेट की प्रॉब्लम हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज एचटेट के एग्जाम तक और सीईटी के एग्जाम तक आपकी डेली क्लासेस जाती रहेंगी, बस डेली आपको जुड़े रहना पड़ेगा, ठीक है। देखो बच्चों, पानीपत को हम विवर्सिटी बुनकरों की नगरी भी बोलते हैं। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, बार बार लेकिन ये आता है तो याद रखना है। वीवर सिटी इंग्लिश में ऐसे और हिंदी में ऐसे भी लिखा आ सकता है, यही इंग्लिश हिंदी में भी कन्वर्ट करके ऐसे लिख दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, एनएफएल, पानीपत का ही बात कर रही हूं मैं, एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। ये एनएफएल कहां पे है बच्चों? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, यूरिया उर्वरक संयंत्र, ये भी बच्चों पानीपत में है। ये बातें आपको याद रखनी है, रखोगे याद। 1 नवंबर 1989 को जिला बना था, फिर करनाल में हटके करनाल से अलग किया गया था, फिर वापस करनाल में शामिल हो गया, फिर 1991 में अलग जिले के रूप में अस्तित्व में आया। विवर्सिटी कहते हैं, बहुत ही आसान, हर बच्चे को पता है। एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हो गया, यूरिया उर्वरक संयंत्र से लिमिटेड, सारी चीजें यहाँ पे हैं। एक शुगर मिल भी है हमारी पानीपत में है। पहले क्वेश्चन का उत्तर है सी, और आगे बढ़ते हैं। देखो, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहाँ खुला था? हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित हुआ था? आपको याद रखना है, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल की जगह है बच्चों। कुंजपुरा कहाँ की है? करनाल की। तो हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहाँ खुला था? आपको याद रखना है, कुंजपुरा करनाल में। ये कुंजपुरा कहाँ की जगह है? करनाल की। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, करनाल से संबंधित बहुत बार बताया है, फिर से बता देती हूं जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि 1955 में बना था बच्चों। ये भी बात आपको याद रखनी है। एनडीआरआई की फुल फॉर्म नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट 1955 में बना, ये भी बात याद रखनी है। दूसरी बात मैं आपको बता देती हूँ बच्चे, जो बच्चे अब फ्रेशर हैं और सीईटी की तैयारी करने लगे हैं, जिन्होंने 12th पास आउट की है या फिर ग्रेजुएशन के बाद अभी फॉर्म फिल किया है, जिनको भी पता ही नहीं है सीईटी क्या चीज़ है, तो वो बच्चे लगातार जरूर जुड़े रहना। जरूर बच्चों, अगर आप जितनी पीछे की क्लासेज हैं और अब जितनी क्लासेज ले रही हूँ, तो आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हो सीईटी के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा, लगातार क्लासेज से जुड़े रहना पड़ेगा। आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। ऐसे जो फ्रेशर बच्चे हैं, जिसको थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे चीजें समझ आती हैं, किसी को हिम्मत नहीं हारनी होती, आपको लगातार बस पढ़ते रहना होता है। जो बच्चा लगातार मेहनत करता है ना, वो जरूर सफल होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ, हर बच्चे का जरूरी नहीं है 3 साल से जो तैयारी कर रहा है अच्छा स्कोर वही करेगा। 6 महीने तैयारी करने वाले भी अच्छा स्कोर करते हैं।
तो किसी को हिम्मत नहीं हारनी, बस लगातार पढ़ते रहना है। लगातार का मतलब जब जब जो जो डायरेक्शंस आपको बताती रहती हूँ, जो जो सिलेबस बताती रहती हूँ, जो जो क्लासेस लेती रहती हूँ, उनको देखते रहना, ठीक है। आपको करनाल की याद रखनी है। फिर आपको याद रखना है करनाल से संबंधित हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, बागवानी विश्वविद्यालय हॉर्टिकल्चर, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। जब बच्चों क्वेश्चन ये आ जाए महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आपको याद रखना है बच्चों ये भी करनाल में है। इसका मतलब हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी पूछ ली जाए तो कहाँ है बच्चों, करनाल में है। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ पे है, वो भी हमारा करनाल में है। कल्पना चावला से संबंधित तो सारी चीजें हैं ही अपने करनाल में, ठीक है। कर्ण झील, कर्ण की नगरी करनाल, कर्ण झील कहाँ पे, करनाल में। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। बढ़े अब आगे। एनडीआरआई 1955 में आया था। 1923 में सबसे पहले बेंगलुरु में बनाया गया था, इसे इंपीरियल के नाम से था तब। ये वहां से ट्रांसफर होता हुआ हरियाणा में आया और 1955 में आया, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। नेशनल लेवल का है इसलिए बहुत बार आता है। एचएसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। जो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं उनको तो आता है, लेकिन जो बच्चे नए अभी जुड़े हैं वो भी साथ के साथ या बातें याद करते रहना, ठीक है। चलो आओ बच्चों अगले क्वेश्चन पे। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ है। देखो हर एक बच्चा जानता है, यहाँ पे देवीलाल लिख दिया, यहाँ पे लिख सकते थे CDLU। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है बच्चों सिरसा में। कहाँ पे है, सिरसा में। स्थापना कब हुई थी, स्थापना नहीं क्या लिख दिया, CDLU कहाँ पे है, सिरसा में। कब बनी थी यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी बनी थी बच्चों 2003 में। कब बनी थी, 2003 में। सिरसा को हम वन नगरी, संतों की नगरी भी कहते हैं। वन नगरी, संतों की नगरी, सैरिष्कम पुराना नाम, इसी का नाम पुराना नाम सैरिष्कम था। ये भी बात आपको याद रखनी है। CDLU है हमारी बच्चों सिरसा में। इसका आंसर होगा बच्चों बी। क्या है, बी होगा। CDLU सिरसा में है 2003 में। सिरसा का नाम वन नगरी, संतों की नगरी, सैरिष्कम इसका पुराना नाम। ये बातें भी आपको याद रखनी है। हमारा सिरसा सबसे ज्यादा पूरे ऑल ओवर हरियाणा में अगर गेहूं होते हैं सबसे ज्यादा, तो मेरे प्यारे बच्चों वो सिरसा में होते हैं। ऑल ओवर हरियाणा की कपास जो सबसे ज्यादा होती है वो भी हमारे सिरसा में होती है। हमारे हरियाणा की प्रथम गौशाला रेवाड़ी में खुली थी, जबकि सबसे ज्यादा गायें हमारी सिरसा में हैं। ये बातें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। खट्टे फल के लिए भी हमारा सिरसा फेमस है, जैसे कि आंवला हो गया, इन सब चीज़ों के लिए भी हमारा क्या है बच्चों, सिरसा है। ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है बड़े कॉमन से जो बार बार HSSC पूछती रहती है। जो बड़े ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, जो बार बार आराम से बार बार फिर आ गया, उनको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। देखो 25 नंबर की आपकी CET में हरियाणा GK आएगी, जिसमें से 12-13 क्वेश्चन तो बड़े कॉमन से होंगे। वो 12-13 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो हर बच्चे को आते होंगे, और वो भी ये भी 12-13 भी तब बनेंगे जब आप लगातार हरियाणा GK को पढ़ रहे हो, अदरवाइज तो आपको ये भी नहीं आएंगे। लेकिन उससे आगे की जो चीजें हैं ना, जो अलग अलग आपको बताई जा रही है, धीरे धीरे स्कोर ऐसे खींचा जाता है। और कोई भी बच्चा जो CET की तैयारी कर रहा है, स्टेट की तैयारी कर रहा है, किसी भी एक बुक को एक बार पढ़ने के बाद, पहली बात तो आपको एक बुक को ही बार बार पढ़ना है, ढेरों सारी बुक नहीं खरीदनी। अगर आप ढेरों सारी बुक खरीदोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इससे बेटर है आप सिर्फ एक ही बुक को रखना, उसको ही 10 बार पढ़ देना, ना कि आप 10 बुक खरीदोगे। आ रही है बात समझ। दूसरी बात, आपने मान लो कि हरियाणा GK पढ़नी शुरू की है, एक बार आपने पढ़ा
तो ये मत सोचना कि मेरी हरियाणा जीके तैयार होगी, नहीं। एक बार पढ़ने के बाद तो सिर्फ आपका ओवरव्यू होता है कि हाँ ये चीजें इस सब्जेक्ट में आती हैं। आपको बार बार वो टॉपिक पढ़ते ही रहना पड़ेगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाए। किसी भी सब्जेक्ट को एक बार पढ़ने के बाद छोड़ना नहीं है। हो सकता है आप एक बार पढ़ने के बाद दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस्ड हो, लेकिन आपको वो जो छोड़ा है ना पीछे जो सब्जेक्ट को, उसको थोड़ा थोड़ा 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा देते रहना। कुल मिला के मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, किसी भी सब्जेक्ट को 100% उस सब्जेक्ट की तैयारी होने के बाद भी एग्जाम तक उसको रिवाइज करते रहना, छोड़ मत देना। अदरवाइज जब पेपर में बैठोगे ये कहोगे ओहो मुझे ये भी आता तो था पर पता नहीं क्या आंसर है, आता तो था पर पता नहीं क्या आंसर है। इसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा और दिमाग पे प्रेशर भी आएगा और दोनों कंडीशन में आप फेलियर बन जाओगे। ये तरीका किसी भी बच्चे को अपनाना नहीं है। और चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आप पुराने हो, डेली आपको एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना ही लगाना है। अगर आपने डेली एक मॉक टेस्ट नहीं लगाया तो भी बच्चे फंसोगे। कारण है आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, मान लो आपका 100 नंबर का पेपर है, आपको उसमें से सिर्फ 25 क्वेश्चन आते हैं, कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी। आप जब उन क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये वाला तो मैंने जब उस टॉपिक को पढ़ोगे कि ये वाला मैंने कई क्वेश्चन देखा, उस टॉपिक को बड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ोगे जो आपको क्वेश्चन नहीं आया था उसको। फिर आप जैसे आपको जो क्वेश्चन नहीं आएंगे, जब वो टॉपिक आएगा ना, जब उनको देखना आप खुद अलर्ट होके पढ़ोगे कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसीलिए बच्चों मॉक टेस्ट जरूरी होते हैं। और फिर पेपर में जब आप बैठते हो तो आपको पेपर देना एक नई बात नहीं लगती, आप डेली उस चीज से हैबिचुअल हो जाते हो। इसीलिए कहा जाता है कि मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। ठीक है, चले बढ़े आगे बच्चों। चलो, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ स्थित है? देखो, एजुकेशन सिटी ही हम हमारे सोनीपत को कहते हैं। एजुकेशन सिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एजुकेशन के मामले में हमारी सोनीपत है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी मेरे प्यारे बच्चों सोनीपत को कहते हैं। राजीव गांधी यहाँ पे है। ठीक है, एक आपको याद रखनी है ओपी जिंदल। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी भी यहीं पे है। यहाँ पे बहुत विदेशों से लोग आते हैं, इतनी पैसा यहाँ पे लगाया जा रहा है राजीव गांधी में यहाँ पे कि हरियाणा के तो 0.001% बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतनी फीस अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बहुत हाई लेवल की स्टडी चल रही है कि यहाँ से जो बच्चा स्टडी कर गया वो विदेशों में जाके कुछ जॉब वगैरह करेगा, हासिल करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि इनके लिए कि इसका नाम भी एजुकेशन सिटी पड़ गया और ये बहुत बड़ा एजुकेशन का हब भी बन गया। आपको एक और बात याद रखनी है सोनीपत से रिलेटेड, आपसे पूछा जाएगा WUD वर्ल्ड यूनिवर्सिटी डिजाइन ये कहाँ है बच्चों? ये भी आपका सोनीपत में है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन। आपसे एक और पूछा जाएगा भीमराव अंबेडकर लो, ये भी यहाँ पे है। अंबेडकर से संबंधित जो लो की है वो भी यहाँ पे है। लो यूनिवर्सिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे है ये लो यूनिवर्सिटी। आपको एक और भी याद रखना है, मोतीलाल नेहरू, पहले साई था ना, ये साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये था पहले, अब इसको बदल के मोतीलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कर दिया है। मोतीलाल नेहरू पूछ लिया जाए सोनीपत, लो यूनिवर्सिटी पूछ लिया जाए सोनीपत, लो यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया जाए प्रॉपर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन तो सोनीपत, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत, एजुकेशन सिटी हम कहते हैं या वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन ये भी आपका सोनीपत। ये तो सोनीपत इसीलिए इसको एजुकेशन सिटी कहा जाता है। देख लो यहाँ पे कितनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट काम कितना सारा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, बड़े हैं आगे। चलो, तो इसका उत्तर है बी। क्या है इसका उत्तर? बी। चलो आगे आओ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट विश्वविद्यालय कहाँ है? ये बहुत बार आने वाला क्वेश्चन है। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे सबसे पहले तो ये अपने आप में बहुत बड़ा है और ये है बच्चों रोहतक में। IIM से रिलेटेड बहुत बार पूछा जाता है। IIM कहाँ पे है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हमारा रोहतक में है और रोहतक में ही एक निफ्टम भी है, वो भी आपको याद रखना है। दूसरी बात, हम रोहतक को एजुकेशन हब भी बोलते हैं बच्चों, एजुकेशन हब, क्योंकि यहाँ पे भी एजुकेशन बहुत ही यूनिवर्सिटीज बहुत, देखो वो सारा चीज गवर्नमेंट है लेकिन यहाँ पे बहुत सारा ना प्राइवेट काम चल रहा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुल गई है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, इसीलिए इसको एजुकेशन हब कहते हैं। ये याद रखना, अगर पेपर में आपका एजुकेशन हब दे दिया जाए और ऑप्शन में रोहतक है ही नहीं, ध्यान से सुनना,
अगर आपको पेपर में एजुकेशन हब दे दिया गया और रोहतक ऑप्शन में है ही नहीं बच्चों, तो फिर आपको रोहतक नहीं सोनीपत करना पड़ेगा, ध्यान रखना। लेकिन कब? जब रोहतक में ऑप्शन ना हो, क्योंकि एचएसएससी ने 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया एजुकेशन हब के नाम से। लेकिन अब अपडेटेड की बात करूं तो एजुकेशन हब भी हम सोनीपत को कहने लगे हैं, लेकिन वो तब कहेंगे जब रोहतक में ऑप्शन में नहीं होगा। ठीक है, आपको याद रखनी है एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जिसकी की स्थापना 1976 में बनी थी, ये भी आपको याद रखना है। जो हमारे पीजीआई है, जो कि भगवत दयाल के नाम पे है, हमारे हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा, इनके नाम पे पीजीआई कहाँ है बच्चों? भगवत दयाल शर्मा के नाम पे पीजीआई, ये रोहतक में है, याद रखना। ठीक है, दूसरी बात आपको एमडीयू पहला हमारा नेकीराम कॉलेज, पहला हरियाणा का पहला कॉलेज, ये आपका कहाँ है? ये क्वेश्चन एक है, जितनी एक्स्ट्रा बातें बता रही हूँ ये भी पूछी जाती हैं, ये भी आपको साथ साथ याद रखनी है। उसको एजुकेशन सिटी क्यों कहा जाता है, इसको एजुकेशन हब क्यों कहा जाता है, सारी की सारी बातें बता रही हूँ, इनको सुनते रहना। हरियाणा का पहला कॉलेज, हरियाणा का पहला कॉलेज बच्चों नेकीराम कॉलेज है, और नेकीराम कॉलेज ये हमारा रोहतक में है। विशेष बात इसलिए है क्योंकि हरियाणा का पहला कॉलेज है जो कि बना था 1926 में। दिख रहा है क्या? नीचे दिख रहा है, ये याद रखना। कब बनाया था बोल दूंगी, 1926 में। चलो सुनो एक बार, आपको पता लग गया आईआईएम कहाँ है, बहुत बार पूछा जाता है, अब की बार पूछ लिया जाए, गलत नहीं करोगे, रोहतक में है। ये हुई पहली बात। आईआईएम हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कई बार फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। हरियाणा का ये जो पीजीआई है भगवत दयाल शर्मा का के नाम से, पंडित पीबीडी कुछ ऐसे आता है, पीबीडी के नाम से पंडित भगवत दयाल शर्मा, ठीक है, ऐसे कुछ करके आगे पीजीआई लिखा हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट। तो ये बच्चों भगवत दयाल शर्मा के नाम पे है। ये हमारे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, जो कि झज्जर के बेरी से संबंध है इनका, झज्जर के बेरी से बिलोंग करते हैं ये। एजुकेशन हब हमारे रोहतक को कहते हैं, लेकिन जब रोहतक में ऑप्शन में नहीं होगा तो बच्चों आप सोनीपत भी करोगे, ये बात भी आपको याद रखनी है। दूसरी बात पे चलो आओ, एमडीयू याद रखनी है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी 1976 में बनी थी, ये भी आपको याद रखनी है, एमडीयू से रिलेटेड बहुत बार पूछी जाती है। हरियाणा का पहला कॉलेज इसीलिए विशेष बात है, ये भी हमारे हरियाणा के रोहतक में ही है, हरियाणा का पहला कॉलेज, जिसका कि नाम था नेकीराम कॉलेज। क्या नाम था? नेकीराम कॉलेज, जो कि कब बना था? 1926 1926 में। ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है, देख लो। और चल फिर बढ़ते हैं आगे, देखो फटाफट चलो फिर आगे। जो भी बच्चे अपने चैनल से नए जुड़े हैं, सभी मेरे प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास क्लास की नोटिफिकेशन आती रहे। जैसे ही पेपर आया है, सारे बच्चे कमेंट करके लिखते रहते हैं मैम टेलीग्राम चैनल क्या है, इतनी बारी बता दिया टेलीग्राम चैनल के बारे में। टेलीग्राम चैनल भी अपने चैनल का जो नाम है वही है, रोजगार विद पूनम के ही नाम से टेलीग्राम चैनल है। मैं जितना पढ़ाती हूँ वो सारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डालती हूँ, एक बार क्लास देखा करो, उसके बाद आपको रिवाइज हो जाएगी। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से ये पीडीएफ निकाल के फटाफट रिवाइज कर दो, दिमाग में परमानेंट सेट। एक बार चीजों को समझा, फिर आपने याद किया, फिर आप भूलोगे नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। मैं कितने ही महीनों से आपको ये बोलती आ रही हूँ कि बच्चों पढ़ते रहना, कब फॉर्म निकल गया पता ही नहीं चलेगा, कब एग्जाम डेट आ गई फटाफट सारा प्रोसेस होगा, वही हो गया। और अब बच्चे पता है क्या कह रहे हैं, मैम इतनी सारी क्लासेस हो गई हैं, पता नहीं लग रहा कौन सी क्लास कब आ रही है। और मैं हमेशा ये कहती रहती हूँ बच्चों, आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। अब इसमें मैं क्या जवाब दूं आपको, आप सोच के देखो, सारे दिन ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे हो, मैं आप इनको इन बातों का क्या जवाब दूं बच्चों, और कितने की रिप्लाई करूं। इसीलिए कोशिश ये किया करो, जो बातें क्लास में बताई जा रही है उन्हीं को फॉलो करते रहो। आ रही है बात समझ? लेकिन आपको एग्जाम तक पढ़ना पड़ेगा, लगातार जुड़े रहना पड़ेगा, तब जाके पढ़ के सिलेक्शन होगा। चलें आगे, चलो अगला क्वेश्चन देखो। पेहवा अभिलेख से पता चलता है कि हरियाणा में तोमर वंश उदय का नाम उदय डैश नाम सरदार द्वारा हुआ था।
तोमर वंश आया था और पेहवा का एक अभिलेख है, उससे पता चलता है कि हरियाणा में तोमर वंश था। और तोमर वंश किसके द्वारा, उस सरदार का नाम बताओ जिसने तोमर वंश की स्थापना की थी। कुल मिला के बात ये है। और ये बात पता कहां से चली बच्चों, ये बात पता चली पेहवा अभिलेख से। और वो आपको याद रखना है, उस सरदार का नाम था बच्चों जाउल। क्या नाम था? जाउल। ये याद रखनी है। दूसरी बात आपको ये आपको मैं बता देती हूँ, एक पेहवा अभिलेख से ये भी पता चलता है कि पेहवा अभिलेख से ये भी पता चलता है कि पेहवा में क्या होता था, घोड़ों का व्यापार होता था। पेवा अभिलेख से पता चलता है कि यहाँ पे पूछा जाता है घोड़ों का व्यापारिक केंद्र कहाँ था। तो बच्चों आपको ये बात भी याद रखनी है, घोड़ों का व्यापार कहाँ होता था, या व्यापारिक केंद्र लगा लो, वो बच्चों पेहवा में होता था। पेहवा अभिलेख से ही पता चला है कि यहाँ पे घोड़ों का व्यापार होता था। या आप लिख सकते हो कि घोड़ों का व्यापारिक केंद्र क्या था बच्चों, पेहवा। क्या था? पेहवा। ठीक है, कुल मिला के आपसे ये भी पूछी जा सकती है बात। बढ़े आगे। और बच्चों कोशिश करो सारे के सारे बच्चे सीईटी का फॉर्म जरूर भर दो। देखो बाकी ना सरकार ने बहुत गलत दिया है, सिर्फ 2 दिन आपको दिए हैं फॉर्म की आगे। अब समझो आप खुद भी, बीसीबी के जिन्होंने भर दिया बहुत अच्छी बात है, बहुत बच्चों के कैटेगरी के कास्ट के सर्टिफिकेट इतनी समस्या आ रही है बीसीबी में, ए में, ईडब्ल्यूएस में, और ये पोर्टल इनका चल नहीं रहा। 2 दिन में क्या हो सकता था, और इतनी रिक्वेस्ट की गई है सरकार से, बस पूछो मत। वो ये नहीं देखते। असल में बात ये हो गई कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हम जैसे मध्यम वर्ग के लोग करते हैं, वो क्या समझे हमारी समस्याओं को, है ना। तो समस्या ये आ रही है, इससे बेटर जॉब मत दो, पेपर ही मत लो। लेकिन जब 3 साल पेपर लिए हो गए, 3 साल सरकार ने घोषणा की थी हर साल पेपर होगा, 5 और 6 नवंबर 2022 को पेपर हुआ था, उसके बाद 3 साल निकल गए और सरकार अब ले रही है। और सरकार ने अब इतनी जल्दबाजी कर रखी है कि आधे बच्चों के अब भी 20% बच्चे ऐसे हैं जिनका फॉर्म नहीं भरा गया, और वो बच्चे कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं। उनकी समस्या ना या तो एक टीचर समझ सकता है, या पेरेंट समझ सकते हैं, या खुद स्वयं समझ सकता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोलती भी हूँ आपको, एचएसएससी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता देती हूँ, मेरी जब ज्वाइनिंग थी ना, मेरी जब ज्वाइनिंग होनी थी, मैं ही एक ऐसी थी लड़की थी जिसने इतनी हिम्मत मारी थी कि एचएसएससी में उस टाइम भोपाल खत्री थे चेयरमैन एचएसएससी के, माथा पच्ची करने उनके साथ, विनय सेक्रेटरी चेयरमैन थे उस टाइम पे, मनोहर लाल खट्टर उस टाइम सीएम थे, इतनी माथा पच्ची की थी। राजेश खुल्लर की कोठी पे हर रोज जाना सुबह सुबह। इन समस्याओं को कैसे कम किया था कि रोज धक्के खा खा के। लेकिन उनको क्या मतलब था, कम से कम 20-22 दिन तक एचएसएससी के आके धरने पे थे, और ये सच्चाई है। लेकिन वो क्या समझे, उनको कोई मतलब नहीं था, कोई मतलब नहीं था इन बातों से। खुलर के जाओ तो वो कॉल करके बोल देते हैं कि आप वहां जाओ, वहां से जाओ, वहां जाओ, रोज धक्के खिलाते थे बस। और इनको कोई मतलब नहीं है बच्चों की समस्या को, बस क्या ही बोलो, कोई शब्द नहीं है बाकी सरकार के लिए। बच्चों क्या करें भाई, कुछ कर भी नहीं पा रहे। मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ क्योंकि मैं इन समस्याओं से निकली हूं। चलो बच्चों, अनंगपाल ने तोमर राज्य की नींव रखी जिसकी राजधानी होती थी। क्वेश्चन पढ़ो। अनंगपाल ने तोमर राज्य की नींव रखी थी, इसका मतलब तोमर साम्राज्य किसके द्वारा बसाया हुआ? अनंगपाल। पहली बात, नींव रखी थी जिसकी राजधानी क्या थी? आपको याद रखना है, उसकी राजधानी दिल्ली का थी। क्या थी? दिल्ली का। मैं आपको कभी भी सारे ऑप्शन नहीं पढ़ाती, मैंने आपको बहुत बार बताया है, पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे कि बताओ बच्चों औरंगाबाद होगा, थानेसर होगा, अग्रोहा होगा, सारे आपके दिमाग में से घुमा दिए ना तो पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे। ये भी पढ़ा हुआ, ये भी पढ़ा हुआ, ये भी। ठीक है, इसीलिए मेरी कोशिश रहती है मैं आपको सही सटीक वही आंसर बता दूं। क्वेश्चन के ऑप्शंस और पढ़ने के कोई फायदा नहीं है, आप पढ़ लो, वो एक अलग बात है। ठीक है बच्चों, देखो इनकी राजधानी दिल्ली का रही है, और दिल्ली का ही नाम हम अब जो हमारा नाम है दिल्ली, तो इसका मतलब दिल्ली का पुराना नाम क्या था बच्चों? दिल्ली का पुराना नाम दिल्ली का था। क्या नाम था? दिल्ली का। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। ठीक है, दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, तोमर सॉरी बच्चों, तोमर वंश के एक राजा थे अनंगपाल तोमर, उनके द्वारा दिल्ली को बसाया गया था। ठीक है, जिसका कि प्राचीन नाम ढिल्ली का था। क्या नाम था? ढिल्ली का।
ये बात भी आपको याद रखनी है। और अब इनका नाम दिल्ली, ये पता ही है, रायसीना की पहाड़ी पे एडविन लुटियंस के द्वारा नई दिल्ली बसाई हुई, ये पता ही है। पुरानी दिल्ली थी जो दिल्ली का, जो आजकल चांदनी चौक वाली जगह वो पुरानी दिल्ली है, ठीक है, जिसकी राजधानी दिल्ली का। चलो बच्चों, हरियाणा में तोमर राज्य द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया था? आपको ढीली का पता लगी, अनंगपाल के द्वारा पता लगी। दूसरी बात आपको याद रखना है, हरियाणा में तोमर राज्य द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया था? आपको यह भी याद रखना है बच्चों, हरियाणा में तोमर राजा द्वारा सूरजकुंड बनवाया गया था, जो कि फरीदाबाद में है। और आपको पता है हर फरवरी माह में सूरजकुंड मेला लगता है। और आपको ये भी पता है कि हर बार एग्जाम में आता है, सूरजकुंड मेले की शुरुआत कब की गई थी, किसके द्वारा बनाया गया, थीम स्टेट कौन सा है, थीम राज्य कौन सा है, थीम कंट्री कौन सी है। पिछली बार 2024 में थीम कंट्री थीम स्टेट क्या था, 2025 में थीम कंट्री थीम स्टेट क्या था, सहभागी देश पहली बार कब शामिल हुआ था, सहभागी अदर राज्य हैं वो कब शामिल हुए थे, सारी बातें आपसे पूछी जाती हैं। मैंने एक सूरजकुंड मेले की छोटी सी क्लास ले रखी है, वो क्लास हर बच्चे को लेनी है, वहां से आपकी करंट से रिलेटेड भी याद हो जाएगी। और जब शुरुआत हुई थी सूरजकुंड की, वहां से लेके अब तक की पूरी अपडेटेड है सूरजकुंड मेले की क्लास। तो मैं इसीलिए हर बच्चे को, और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, हर बच्चा सूरजकुंड नाम से भरोगे, मैं बार बार इसी बात को रिवाइज करूँ कोई तुक नहीं बनता। उस क्लास को आप जरूर देख लेना, चाहे स्पीड तेज करके करना। थीम स्टेट पिछली बार 2024 का और 25 का तो आपको जरूर कर लेना है, शुरुआत कब हुई थी और पहली बार सहभागी देश कब शामिल हुआ था, ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। फरीदाबाद में अब की बार ये मेला कब से कब तक लगा, सारी बातें बता रखी हैं बच्चों, ये आपको याद रखना है। फरीदाबाद में तोमर राजाओं के द्वारा सूरजकुंड मेला फरवरी माह में लगता है, कब से कब तक, अब सारी बातें मैंने वहां पे बता रखी है, ठीक है। फरीदाबाद से संबंधित मैं आपको बताऊं कब बनाया, कब जिला बना था, 15 अगस्त 1979 को हमारा फरीदाबाद जिला बना था। कब बच्चों, 15 अगस्त 1979 को हमारा फरीदाबाद जिला बना था। आपको याद रखनी है, यहाँ पे बड़खल झील है जिसकी की जो कब बनाई गई थी, 1947 में बड़खल झील है। और कई बार पेपर में आता है बड़खल झील कहाँ पे है, कई बार फरीदाबाद नहीं देते ऑप्शन में, कई बार ये भी देते हैं अरावली की तलहटी में। हाँ तो ये बिल्कुल सही है, अरावली की तलहटी में, इसलिए क्योंकि हमारे हरियाणा के उत्तर की साइड अरावली, सॉरी दक्षिण की साइड अरावली की पहाड़ियां हैं, जो कि हमारे हरियाणा में अरावली पहाड़ी 3.09% है। कितनी है, 3.09% है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आपको अरावली की पहाड़ी से संबंधित याद रखना है, कितनी है, 3.09% है। अरावली की तलहटी में कई बार पूछ लिया जाता है, बड़खल झील, ये डेट भी आपको याद रखनी है। अरावली की तलहटी में कौन सी झील, तो ये भी आपको याद रखनी है, कारण मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, याद रखोगे। गुडियर के टायर्स है, ट्रैक्टर्स है, रेफ्रिजरेटर का है बहुत बड़ा, यहीं पे है कामकाज, है ना। औद्योगिक नगरी हमारी फरीदाबाद है, बहुत सारे उद्योग हमारे यहीं पे ही हैं। औद्योगिक नगरी हमारी फरीदाबाद है और उद्योग विहार गुरुग्राम है, दो बातें अलग हैं। औद्योगिक नगरी कौन सी है, फरीदाबाद है बच्चों, और उद्योग विहार आपका गुरुग्राम में है, ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। फरीदाबाद राज्य जिला कब बना था, 15 अगस्त 1979 को। 1947 में बड़खल झील अरावली की तलहटी में, अरावली की पहाड़ी 3.09%। आबादी में सबसे ज्यादा कहाँ आबादी, हमारे हरियाणा की फरीदाबाद में ही है, ठीक है, रखोगे याद। 1 किलोमीटर पे कितने कितने एरिया में है ये, कितने लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के दायरे में, बताना, मैंने सारा कुछ बता रखा है इससे। रेफ्रिजरेटर, गुडियर के टायर, ट्रैक्टर्स का उद्योग सारे ही तो यहीं पे हैं, ये बातें आपको सारी याद रखनी है, ठीक है। हेलो, हाँ बोलो। नहीं नहीं, चलो बच्चों याद करो, हरियाणा में, मम्मी नहीं आए क्या, मम्मी, हरियाणा में तोमर राजा, फरीदाबाद याद रखनी है, बड़खल झील याद रखनी है, अरावली की तरहटी में इतने %, ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है।
बढ़िया बागे। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ो। सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अभी बताया था फरीदाबाद में है। ये सारी बातें याद रखनी है। और अनंगपाल द्वितीय के द्वारा सूरजकुंड का निर्माण करवाया गया। अनंगपाल तोमर वंश के राजा थे। अनंगपाल जिसने कि दिल्ली बसाई थी, ये भी आपको याद रखना। शुरुआत में इसका नाम दिल्ली का था। ये सभी बातें याद रखनी है। सूरजकुंड का निर्माण अनंगपाल द्वितीय के द्वारा, ये बहुत बार आता है। वंश पूछ लिया जाए तो भी आपको याद रखना है तोमर वंश। कौन सा वंश है? तोमर वंश। चलो बच्चों अनंगपाल की राजधानी क्या थी? अभी मैंने बताया है, बताओ आप इसका उत्तर। बड़ा ही आसान सा सरल सा क्वेश्चन। अनंगपाल की राजधानी हमारी दिल्ली, जिसका कि पुराना नाम ढिल्ली का। और अनंगपाल कौन से वंश? तोमर वंश। तोमर वंश का राजा था। ठीक है, ये सारी बातें याद रखनी है बच्चों। बड़े अब आगे चलो। जॉर्ज थॉमस ने 1794 में हरियाणा के किस क्षेत्र को लूटा था? बताओ। जॉर्ज थॉमस ने 1794 में किस क्षेत्र को लूटा था? जॉर्ज थॉमस के बारे में मैंने भी पहले भी बताया हुआ है। ये आयरलैंड का था। डाकू, चोर, लुटेरा, कुछ भी बोल लो। ठीक है, वहां से आने के बाद देखा अरे इंडिया में तो बहुत कुछ है। देख के घूमता घूमता हमारे बेगम समरू के महल गुरुग्राम में आ गया। कौन? जॉर्ज थॉमस। बेगम समरू ने इनको रहने का स्थान दे दिया। यहाँ पे रहने लग गया। सारी चीजें देखी। इसने बाफ लिया कि हाँ यहाँ पे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? जो जो उस बेगम समरू ने सोचा कि हाँ विश्वास के लायक। देखो आप किसी भी को भी पहली बार देखते हो, एक बार में कभी किसी को जज नहीं कर पाते। बेगम समरू ने यही किया। इनको एक बार देखने के बाद इनको बहुत सारे अपने दरबार में रख लिया, मतलब अपने महल में रख लिया, कुछ भी मान लो। इनको बहुत सारे चार्ज दे दिए। चार्ज दे दिए तो ऑलरेडी ये तो डाकू लुटेरा था, तो ये फिर क्या कर सकता है? इसने बहुत कुछ किया, हरियाणा को बहुत तरीके से हड़पा। ठीक है, 1794 किस क्षेत्र को लूटा था? जब ये सारे चार्ज दे दिए, इसको पता लग गया कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, तो पहले ही ऑलरेडी जो चीज ब्लड में हो वो तो करेगा ही ना। तो इसने बच्चों कहाँ गया? बहादुरगढ़ झज्जर। ये रहा बहादुरगढ़ और झज्जर को लूटा था। ये बात आपको याद रखनी है। पता है गुड़गांव के आसपास का एरिया था बहादुरगढ़ झज्जर। बाद में ये 1797 में हिसार की साइड भी बढ़ा था। हिसार का चार्ज दे दिया गया, जिसे आज हम जहाज कोठी कहते हैं ना, वो इन्हीं के नाम पे बसी हुई है। देखो कहाँ से जहाज कोठी, जहाज जॉर्ज थॉमस के नाम पे, जहाजगढ़ जिसे हम बोलते हैं। तो देखो आप क्या हद हो रखी है ना। डाकू चोर लुटेरे ने क्या क्या कमाल किया था। याद रखने बहादुरगढ़ झज्जर। पूछ लिया जाए किसके महल में? बेगम समरू। बेगम समरू का कहाँ था महल? गुरुग्राम में। ये बात भी आपको याद रखनी है बच्चों। बढ़े अब आगे चलो। अगला क्वेश्चन देखो। जॉर्ज थॉमस ने हांसी के दुर्ग को अपनी राजधानी बनाया था कब? अभी बताया था ना मैंने कि ये गुड़गांव से इधर की साइड आया क्योंकि इधर का चार्ज दे दिया, तो इसने अपनी राजधानी भी बनाया। और राजधानी बनाया बच्चों हांसी को। और कब बनाया? 1797 में। बाद में इसका पता लग गया और इसको पकड़ा गया चेन्नई की साइड, और फिर इसको मारा भी गया था। ठीक है, 1797 में। ये भी बात आपको याद रखनी है जॉर्ज थॉमस से रिलेटेड। और जॉर्ज थॉमस से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आता है। ये सारी बातें जो मैं बता रही हूँ जॉर्ज थॉमस से रिलेटेड याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से HSSC HBSC दोनों बार बार क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। जॉर्ज थॉमस ने राज्य के किस क्षेत्र में अपनी एक टकसाल भी स्थापित की? देखो आप, टकसाल क्या होती है? सिक्के ढालने के, जहां पे पैसे बनते हैं, सिक्के ढलते हैं, टकसाल। ठीक है, देखो आप कितना क्या आयरलैंड का चोर, डाकू, लुटेरा, कुछ भी बोल लो, अपनी टकसाल भी किस क्षेत्र में तथा सिक्का है साहिब के नाम से भी सिक्का चलवाया था। आपको पता है हाँ, जब हम मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? अपनी टकसाल चलाते थे, अपने नाम पे सिक्के चलवाते थे। प्राचीन भारत की बात कर ले, हम मध्य भारत की बात कर ले, तो देखो इसने भी अपना सिक्का चलवाया था। और सिक्का इस साहिब के नाम से अपना सिक्का चलवाया था। तो देखो ये कहाँ पे था, ये भी आपको याद रखना है। सिक्का चलवाया था, एक टकसाल बनाई, सिक्का है साहिब के नाम से सिक्का भी चलवाया था। ये बताओ किसने चलवाया था? हांसी भाई, हांसी कोई जब सब कुछ कर रहा है, हांसी में राजधानी बना रहा है सारी चीजें, तो सिक्का साहिब भी नाम से सिक्का कहाँ चलवाया था बच्चों? हांसी में। ये आपको याद रखना है। चलो आगे आओ। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन किस जिले में स्थित है? जो मोरनी हिल्स है। देखो मोरनी हिल्स का नाम आते ही बच्चों ये है पंचकुला में।
कहाँ पे है? पंचकुला में। ये मोरनी हिल स्टेशन है, बिल्कुल है ये बात। ये शिवालिक रेंज का हिस्सा है। जैसे वो अरावली की तलहटी में पड़ते थे, ऐसे ही शिवालिक रेंज का नीचे वाला हिस्सा है। शिवालिक रेंज हमारे हरियाणा में बच्चों 1.67% है। ये डाटा मैं बार बार लिखती रहती हूँ ताकि पेपर में गलत नहीं करोगे। मोरनी हिल्स पंचकुला में है, ये आपको याद रखना है, जिसकी की ऊंचाई 1514 मीटर आ जाए तो 1514 आपको याद रखनी है, 1467 आ जाए तो 1467। दोनों क्वेश्चन में अलग अलग पूछी गई है, लेकिन आपके पेपर में एक आएगी, चाहे 1514 मीटर याद रख लेना या 1467, एक या दोनों ऑप्शन में आएंगी नहीं, लेकिन जो ऑप्शन में आए उसको टिक कर देना। ये बात आपको याद रखनी है। ये यहाँ पे है पांचकूप के नाम से पंचकुला, ये आपको याद रखनी है। पंचकुला से रिलेटेड बातें, हमारे हरियाणा के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के हेडक्वार्टर भी पंचकुला में हैं, ठीक है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ो। गुड़गांव जिले में सोहना कौन सी श्रृंखलाओं पर स्थित है? देखो आप समझो, ये आपका हरियाणा है, मैंने पहले भी बहुत बार बताया है। इधर आपकी अरावली हिल्स है, ये उधर तो है नहीं, इधर ही है। ये इधर आपकी बच्चों अरावली हिल्स है, इधर आपकी शिवालिक हिल्स है। शिवालिक है आपकी 1.67%, अरावली है आपकी बच्चों कितनी? 3.09%। और शिवालिक कितनी है आपकी? शिवालिक है बच्चों 1.67, अरावली है 3.09%। फिर आपको याद रखना है कि ये आपके गुरुग्राम में आपकी अरावली हिल्स है, आपके मेवात में जो नूह में मेवाती पहाड़ी बोलते हैं, ये अरावली हिल्स का हिस्सा है। अच्छा, फरीदाबाद में है, पलवल में, दक्षिण के जो राज्य जिले हैं ना, इनमें आपकी अरावली हिल्स है। तो यही है गुड़गांव में सोहना। सोहना एक जगह है, यहाँ पे हमारी पुरानी विंटेज कार रैली भी होती थी। कहाँ पे? सोहना में। ये भी बात आपको याद रखनी है, पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, विंटेज कार रैली कहाँ पे बच्चों? ये सोहना में, ये भी याद रखोगे। तो गुड़गांव जिले में सोहना की कौन सी श्रृंखलाओं पर स्थित है? तो देखो यही मैंने बताया है, अरावली पहाड़ी, क्योंकि यहाँ पे अरावली ही है। महेंद्रगढ़ पहाड़ी का इससे कोई संबंध नहीं है। मोरनी पहाड़ी आपका शिवालिक का हिस्सा है। और ढोसी की पहाड़ी, जो अरावली पहाड़ी है, इनकी सबसे ऊंची चोटी ही ढोसी की पहाड़ी है, जो कि कुलताजपुर गांव में है और जिसकी की ऊंचाई 652 मीटर है। जैसे हमने पढ़ी थी ना थोड़ी देर पहले, शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी मोरनी हिल्स 1514 मीटर या 1467 मीटर, ऐसे ही आपको याद रखना है बच्चों, अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी ढोसी की पहाड़ी। ढोसी की पहाड़ी है महेंद्रगढ़ जिले में, और महेंद्रगढ़ जिले के कुलताज, क्या है? कुलताजपुर गांव में है हमारी ढोसी की पहाड़ी। ऐसे माना जाता है कि बहुत हजारों वर्ष चम्मन ऋषि ने यहाँ पे क्या की थी? तपस्या की थी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो चम्मन ऋषि का संबंध भी कई बार पूछ लिया जाता है। चम्मन ऋषि का संबंध भी कहां से है बच्चों? ढोसी की पहाड़ी से है। पिपलाद ऋषि का पूछ लिया जाए तो भी आपको याद रखना महेंद्रगढ़ से संबंध है। और आपको ये याद रखनी है, ढोसी की पहाड़ी जो कुलताजपुर गांव में है, उसकी ऊंचाई कितनी है? ये है 652 मीटर। कितनी है बच्चों? 652 मीटर। ये सभी बातें आपको याद रखनी है। मैं जितना एक्स्ट्रा बोल रही हूँ वो सारे का सारा आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। आपके दिमाग में जब ये सारी बातें सेट होंगी तो ही पेपर पास होगा, अच्छा स्कोर कर पाओगे। जितनी एक्स्ट्रा बातें बता रही हूँ, ये बार बार पूछे हुए क्वेश्चंस बताती हूँ। अब मैं कहूँ कि बहुत सारे नए क्वेश्चन लेके आई हूँ, आ जाओ बच्चों आ जाओ, तो क्या गारंटी है कि वही नए क्वेश्चन आएंगे? देखो सिलेबस में से हर चीज का एक क्राइटेरिया होता है, लिमिट होती है। आपका जो हरियाणा है इतना बड़ा राज्य नहीं है, एक छोटा सा राज्य है, और उससे जितनी छोटी सी हरियाणा जीके बनती है उसी में से क्वेश्चंस आएंगे। आप अगर जो टीचर्स नए क्वेश्चन पढ़ो, अब की बार ये आने की संभावना, ये आने की, मैं बहुत बार बताती हूँ, किसी को कुछ नहीं पता कि कैसे पता उनको कि ये आने की संभावना है, किसी को कुछ नहीं पता। आपका वो जो आएगा, वो जो अलग से क्वेश्चन बना दिए, वो आपकी किस्मत है, लेकिन आपको सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारा पढ़ के जाना है। आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ माइंड वाले क्वेश्चन किसी को नहीं पढ़ने, अदरवाइज उन्हीं में उलझे रह जाओगे। सीईटी कब निकल जाएगा आपके हाथ से पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर है ए। आगे बढ़ो।
निम्न में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण है? मतलब हरियाणा का भूगोल कैसा है? भूगोल मतलब जियोग्राफी, आपके हरियाणा की जियोग्राफी का मतलब भूगोल, कैसे आपका हरियाणा बना हुआ है, किस किस चीज की क्या खासियत, आपकी हरियाणा की क्या विशेष चीज है, आपको याद रखना है हरियाणा की क्या है विशेष। यमुना कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण है? यमुना घग्गर मैदान राज्य का सबसे बड़ा भाग बनाता है। यमुना घग्गर का तो बिल्कुल है, ये आपका हरियाणा है, यहाँ आपकी यमुना नदी जाती है, इधर से आपकी घग्गर नदी जाती है। तो बच्चों आपका हरियाणा घग्गर यमुना का तो है, मैदान राज्य का सबसे बड़ा भाग बिल्कुल बनाता है। उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ियां, डायरेक्शन ऐसे बनती है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। अभी हमेशा यहां बताती हूं आपको क्या, शिवालिक की पहाड़ियां, तो उत्तर पूर्व में आपकी क्या शिवालिक की पहाड़ियां हैं, बिल्कुल सच है, सही बात है। यमुना घग्गर मैदान राज्य का सबसे बड़ा भाग बनाता है, बिल्कुल बनाता है, क्योंकि घग्गर नदी आपके 5 जिलों से होके जाती है और यमुना नदी आपके 6 जिलों से होके जाती है। कुल जिले ही 22 हैं और 11 जिलों में से ये ही जा रही है। ऊपर से यमुना नदी है, यहाँ से 2 नहरें डिवाइड कर दी, पूर्वी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर से पूरे आपके हरियाणा को सिंचित किया जाता है। तो घग्गर और यमुना का तो अपने आप में बड़ा मैदान हो ही गया। और उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ियां बिल्कुल है, दक्षिण में, उत्तर पूर्व में शिवालिक और दक्षिण पश्चिम में या दक्षिण में अरावली श्रृंखला। तो उपरोक्त सभी के सभी बच्चों आंसर क्या है, सही है। इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा बच्चों, डी होगा, ये आपको याद रखना है। 16 क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, डी है। ठीक हो गया, बढ़े अब आगे। बातें समझ तो आ रही है ना? अगर आपको चीजें समझ ना आए कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चंस के ये जो पढ़ने के बाद कमेंट सेक्शन में नीचे डाल देना जिसको समस्या आए, ठीक है। और बच्चे बोलते रहते, कई बच्चे कह देते हैं मैम कुछ नए क्वेश्चन लाओ। देखो मैं पढ़ाती हूं तो मैं सिर्फ बच्चों को, सभी को देख के पढ़ाती हूँ। सभी को देखने का मतलब बच्चों को पास कराना टारगेट है, अच्छा स्कोर दिलवाना, सीटी में रहे, एस्टेट में पास कराना बच्चों को टारगेट है। नए क्वेश्चन, क्या नए क्वेश्चन बनाऊं मैम? बना दो। यहाँ पे दक्षिण में कोई रास्ता जाता है, ये वाला रोड यहाँ जाता है, ये वाला रोड ये जाता है, इसके डिस्टेंस इतनी है, इसके डिस्टेंस, क्या इन क्वेश्चंस का लॉजिक है? अब जून के महीने में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, आपके हरियाणा में कितनी यूनिट्स सरकार द्वारा बिजली वितरित की जाती है? तो इस तरीके के क्वेश्चन बनाओ जिनका कोई लॉजिक ही नहीं है। तो क्वेश्चंस तो वही आएंगे ना जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जो हरियाणा जीके के वही अपने चल ही रहे हैं। तो मैं आउट ऑफ सिलेबस कोई चीज नहीं पढ़ाऊंगी, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ाऊंगी आप लोगों को, ठीक है बच्चों। चलो आगे चलो। जसवीर राठी ने अपनी पुस्तक एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा को कितने भागों में बांटा है? क्वेश्चन है हमारा ये, बताओ। और इसका आपको याद रखना है, और ये मैंने आपके लिखा भी था आपके लिए, एक सेकंड रुकना, मैं आपको सारे के सारे ही मैं बताऊंगी। बहुत डिस्प्यूटेड क्वेश्चन रहता है ये हर बच्चे के लिए, मैं लिखूंगी ये सारे के सारे आपके लिए, देख लो आप, लिख लेना बच्चों एक बार ये। देखो इसमें ना बच्चे बहुत फंसते हैं। भौगोलिक संरचना एंड एग्रीकल्चर, कई बार क्वेश्चन आता है। जसवीर राठी की बुक कौन सी है? एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा। इसके अकॉर्डिंग हरियाणा को 8 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा है। अब वो 8 के 8 आप एक बार लिखो फटाफट। पहला है घग्गर यमुना का मैदान, क्योंकि घग्गर यमुना का मैदान है आपका हरियाणा, पता है आपको, पहला भाग, पहला नाम, ठीक है। अच्छा, दूसरा नाम है गिरिपाद मैदान। गिरिपाद मतलब, गिरी मतलब पहाड़, पाद मतलब पैर, पहाड़ों के पैरों में, जैसे कि यमुनानगर वाला जिला हो गया, पंचकुला वाला, तो गिरिपाद मैदान, ठीक है। तीसरा है जलोढ़ मैदान, क्योंकि तीसरा जलोढ़ कौन सा हो गया? आपके बीच वाला हिस्सा, आपका जो हरियाणा है, यहाँ पे जो बीच वाला जो उपजाऊ मिट्टी, जहां जैसे आपके करनाल है, कुरुक्षेत्र है, कैथल है, जींद है, जहां पे बहुत ज्यादा, सिरसा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गेहूं वगैरह हो गई, यहाँ पे आपका वो होगी मिट्टी उपजाऊ होने की वजह से चावल होते हैं, तो ये जलोढ़ का मैदान है, आपके हरियाणा में है जलोढ़ का मैदान। तो एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा बुक है जसवीर राठी की, इसके हिसाब से पूछा जाए, आपको याद रखना हरियाणा को 8 भागों में बांटा गया है, और ये 8 भाग मैं आपके सामने लिख रही हूं, ठीक है।
बाढ़ का मैदान हो गया, जलोढ़ मैदान हो गया, बालू के टिब्बे युक्त मैदान, बालू के टिब्बे युक्त मैदान जैसे राजस्थान से टच होने वाले, जैसे कि महेंद्रगढ़ भिवानी के टिब्बे युक्त मैदान हो जाते हैं। महेंद्रगढ़ भिवानी वाला जो इलाका है, आपको पता है बच्चों, हमारा ये हरियाणा है। हरियाणा हमारा राजस्थान से टच होता है और 1262 किलोमीटर टच होता है। जब राजस्थान से टच होता है तो यहाँ पे बालू के मैदान जैसे महेंद्रगढ़ का इलाका हो गया, भिवानी का इलाका हो गया बच्चों, कुछ एरिया गुड़गांव का भी हो जाएगा। तो अलग अलग इलाके, ये तो बालू के टिब्बे युक्त मैदान ये जगह हो जाएगी। मैं हट जाऊंगी लिखने के बाद, एक बार लिखने मेरे को फटाफट लिखने दो, ये 8 के 8। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, आप कंफ्यूज मत होना। अरावली का पथरीला मैदान, अरावली का पथरीला मैदान तो आपको पता ही है, नीचे वाला सारा हिस्सा। तो ये हो गए अरावली का पथरीला मैदान, हो गया 3.09% बच्चों, ठीक है। तरंगित बालू का मैदान, अनकाई दलदल तरंगित बालू मैदान हो गया, अनकाई दलदल सिरसा की साइड। लिखो, ये साथ एक ऊपर लिख दूंगी, फटाफट लिख लो। बाढ़ का मैदान लिख दिया, नहीं लिखा, 8वां हो जाएगा बच्चों बाढ़ का मैदान। अब बताऊंगी मैं सारा कौन कौन सा है, समझना इस बात को। देखो मैं साइड होगी, आपको पहली बात याद हो गई, डॉक्टर जसवीर राठी ने अपनी बुक है, बुक पूछ ली जाए, एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी हरियाणा। इसमें हरियाणा को कितने भागों में, 8 भागों में बांटा गया। सबसे पहले घग्गर यमुना का मैदान। आप पूरा हरियाणा का मैंने मैप बता रखा, आपको पता है। घग्गर मैंने अभी बताया 5 जिलों से जाती है, और बच्चों यमुना नदी 6 जिलों से। तो घग्गर यमुना का मैदान आपके हरियाणा में बीच में है, ये बिल्कुल सही बात है। गिरिपादीय मैदान कौन सा है, गिरी पहाड़ों के पैरों की साइड, जैसे कि यमुनानगर हो गया, पंचकुला हो गया, ये वाला इलाका गिरिपाद का मैदान। जलोढ़ मैदान आपको मैंने बता दिए, बालू के टिब्बे युक्त मैदान आपको मैंने बता दिया, अरावली का पथरीला मैदान नीचे वाला हिस्सा, तरंगित बालू का मैदान सिरसा वाला इधर हो गया, अनकाई दलदल सिरसा में, और बाढ़ का मैदान घग्गर से कई बार हमारे हरियाणा में बाढ़ देखी जाती है, तो उसके द्वारा जो बनाई गई मिट्टी बहा के लेके आती है। घग्गर नदी जैसे ही ऊपर से आई तो अपने साथ साथ, जब कोई भी नदी आती है वो अपने साथ साथ गाद मिट्टी सब कुछ लेके जाती है, लेकिन पानी तो कुछ टाइम के बाद आगे निकल जाता है और वो मिट्टी वहीं पे जमा होती चलती है, और जैसे ही वो मिट्टी जमा हो जाती है उसी को आप बाढ़ का मैदान बोल देते हो, ठीक है। लिख लो बच्चों फटाफट 8 के 8 नाम। बाढ़ के मैदान जहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, पता ही लग गया आपको। अनकाई दलदल राज्य का एकमात्र क्षेत्र है जो 200 मीटर से भी कम है। अनकाई दलदल यह एकमात्र क्षेत्र है जो 200 मीटर से भी कम ऊंचाई का। और अनकाई दलदल कहाँ मिलता है, ये कई बार आता है, ये याद रखना। अनकाई दलदल से संबंधित हमारा जिला है सिरसा। कौन सा जिला है, सिरसा, ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है बच्चों। बढ़े आगे। चलो आगे आओ। निम्नलिखित में से हरियाणा की भैंस कौन सी किस्म को भारत का काला सोना कहा जाता है। देखो बच्चों, हरियाणा में भैंस, दूध नगरी तो हमारी हरियाणा है, दूध नगरी जिसे हम जींद बोलते हैं, ठीक है। हमारे हरियाणा में भैंस सबसे ज्यादा, भिवानी मत कर देना, अभी का हाल फिलहाल के डेटा के अकॉर्डिंग हरियाणा में सबसे ज्यादा भैंस हिसार में पाई जाती है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। हरियाणा की काला सोना किसे कहा जाता है भारत का, ये हमारे हरियाणा की एक फेमस भैंस है, मुर्रा नस्ल की भैंस, और जो कि जींद में मिलती है। कौन सी नस्ल की, मुर्रा नस्ल की भैंस बच्चों, जो कि जींद में पाई जाती है, ये बात आपको याद रखनी है। मुर्रा नस्ल की भैंस है और कहाँ मिलती है, जींद में, ये आपको याद रखनी है। इसे ही हम काला सोना कहते हैं, ये बात याद रखना। बढ़े अब आगे। चलो, ये जो पीछे लिखा है ना,
आप चाहे इसको बाद में लिखना, कभी भी लिखना, लेकिन कंप्लीट लिख लेना, ठीक है। ये आते हैं कई बार और आपको 8 ही याद रखने हैं। आगे चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान हरियाणा में कहां पे स्थित है? मैंने आपको अश्व भी बता रखा है, भैंस भी बता रखा है। अश्व अनुसंधान संस्थान भी आपका हिसार में है, भैंस अनुसंधान संस्थान भी बच्चों आपका हिसार में है। दोनों की स्थापना आप बताओगे 85-86 कितनी है? मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत बार बताया है कि अश्व अनुसंधान संस्थान कब बना, भैंस अनुसंधान संस्थान कब बना, ये आप दोनों के दोनों बताओगे। ये हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे कि ये नहीं, उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई, पता नहीं क्यों फेवरेट है एचएसएससी का क्वेश्चन, उर्दू अकादमी कब बनी थी? 1985 में। ऐसे ही ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इनके उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अश्व अनुसंधान संस्थान बच्चों हिसार में है। कब है? हिसार। कहाँ है? हिसार में। ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, ये आपको याद रखना है। चलो बच्चों आगे आओ। यमुनानगर में पशुपालन एवं डेयरी अस्तित्व में आया, कब आया? क्वेश्चन है ये आपको याद रखना है बच्चों। यमुनानगर में पशुपालन डेयरी अस्तित्व में आया बच्चों 1991 में। कब आया? 1991 में। ये डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे चलो, कौन सा हरियाणा का राज्य पक्षी है? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन में बच्चे उलझ जाएंगे। ध्यान पूर्वक देखना है। ऐसे क्वेश्चन देख के राज्य पक्षी, राज्य पशु, इनको देख के बहुत ज्यादा उतावला नहीं होना कि हाँ हमें क्वेश्चन आता है। उनके ऑप्शन बड़े ध्यान पूर्वक देखने हैं। क्वेश्चन कई बार आपको आसान दिखेंगे, लेकिन ऑप्शंस ही आपको उलझा देंगे। जल्दी में आप ध्यान से ऑप्शन को नहीं पढ़ोगे, ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से क्वेश्चन को गलत करोगे। ऐसा आपको पेपर में थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है। हर बच्चे को आपको लगता है ओहो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पे थोड़ा सा रुकना है, फिर देखना है, फिर आपको टिक करना है। दूसरी बात, जब आप पेपर को खोलोगे पहले ही फ्रंट पेज पे जब आपको क्वेश्चंस ना आए तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। हो सकता है अगले पेज से आपको सारे क्वेश्चन आते हो, और आपको जब पेपर आसान आ जाए तो आपको उतावलापन नहीं रखना। दोनों कंडीशन में आपको अपने आप को बैलेंस में रख के पेपर को हल करना है, इस बात का ध्यान रखना। पेपर में जब पहला पेज नहीं आता, पहले पेज पे 5 क्वेश्चन आपको नहीं आते तो डरना नहीं है, कोई बात नहीं। 5 नहीं आते, हमें 100 के 100 नहीं लेने, हमें तो 75, 70, 80 तक ही पहुंचना है। 20 क्वेश्चन तो हमारे ऐसे जाने ही हैं। इस कॉन्फिडेंस के साथ आपको पेपर देना है। हमें 100 के 100 नंबर नहीं चाहिए, ना ही आएंगे, किसी के नहीं आएंगे, ठीक है। आपको अच्छा स्कोर करने लायक 70, 75, 80, 73, 75, 78, 80 एनफ है। और जो बच्चे कहते हैं मैम आप लेके दिखा दो 80, ये लेके दिखा दो, तो ये बातें ना किया करो। जिस दिन कहोगे वो सीईटी का जो आया था पिछला रिकॉर्ड में दिखा भी दूंगी। आगे बात, बाकी मुझे अब जरूरत भी नहीं है, मैं गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्टेड हूँ ऑलरेडी, बढ़िया पोस्ट पे, ठीक है, चिंता मत करो। ये बच्चे उन बच्चों के लिए है जो बार बार कमेंट करते रहते हैं, मुझे इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। सीटी की मुझे क्या जरूरत है बताओ। कौन सा हरियाणा का राज्य पक्षी है बच्चों? आपको याद रखना है, फ्रैंकोलिन है। अब देखो यहाँ पे देखो क्या अजीब से नाम दे रखे हैं। ये साइंटिफिक नेम है काला तीतर का। किसका बच्चों? काला तीतर का। काला तीतर हमारा हरियाणा का राज्य पक्षी है बच्चों, और काला तीतर, और इसका साइंटिफिक नेम, हरियाणा का राज्य पक्षी काला तीतर है बच्चों। इसका साइंटिफिक नेम है ब्लैक फ्रैंकोलिन। ब्लैक फ्रैंकोलिन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। काला तीतर साइंटिफिक नेम है ब्लैक फ्रैंकोलिन, ये याद रखना है। हरियाणा का राज्य पक्षी है। हरियाणा का राज्य पशु पूछ लिया जाए तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, ब्लैक बक, काला हिरन। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में है? ये क्वेश्चन सारे वो करवा रही हूं जो आए हुए हैं। आपको याद रखना है बच्चों, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा के कहां पे है बच्चों? पंचकुला में है। कहां पे है? पंचकुला में। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा के पंचकुला में है, याद रखना हर बच्चे। आगे आओ, हरियाणा का वृहत्तम हर्बल पार्क किस जिले में? मैं आपको कहती नहीं हूँ, ये क्वेश्चन हर्बल पार्क का बहुत बार आता है और मैंने बहुत बार करवाया भी है, याद रखना। हर्बल पार्क बच्चों आपका चूहूपुर गांव यमुनानगर में है।
चूहूपुर दे दिया जाए, यमुनानगर दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए, आपको हर बात याद होनी चाहिए। चूहूपुर गांव है, ये है बच्चों यमुनानगर का, और आपको याद रखना है ये चूहूपुर गांव है बच्चों, ये यमुनानगर का है। और हर्बल पार्क ये कब बना था, ये आपको याद रखना है 2003 में। कब बना था ये हर्बल पार्क? 2003 में। हरियाणा का पहला हर्बल पार्क है, इसीलिए ये विशेष बात है। और ये कहाँ बना था? यमुनानगर में। कब बना था? 2003 में। चूहूपुर गांव हर्बल पार्क में बहुत सारी जड़ी बूटियों से संबंधित है, इसीलिए ये विशेष है और हर बच्चे को याद रखना है। और कल की क्लास, कल आपको 5:30 बजे इंग्लिश की क्लास मिलेगी। हर बच्चे को इंग्लिश की क्लास देखनी है। जिसकी इंग्लिश बहुत कमजोर है वो बच्चे भी आराम से कर लेंगे, ठीक है। फिर मैं आपके लिए पॉलिटी की क्लास लेके आऊंगी। पॉलिटी की वो क्लास लेके आऊंगी जो आपसे बार बार HSSC क्वेश्चन पूछती है। मैंने जब सिविल सर्विसेज की बच्चों में HCS का प्री मेन सब कुछ निकाल चुकी थी, बस इंटरव्यू में कैटेगरी मान लो, फिर बच्चे बार बार लिखने लग जाते हैं कि मैम आप कास्ट वाली बात कर रहे हो, ये कर रहे हो, आप टीचर हो के। मैं जनरल कैटेगरी में थी, ठीक है, और आपको पता है जनरल कैटेगरी की कट ऑफ काफी हाई जाती है ना। और कुछ आपको पता है आखिरी में क्या होता है सिविल सर्विसेज में, हरियाणा में, यूपीएससी में नहीं होता, हरियाणा में, ठीक है। इंटरव्यू में बस हो गया। तो तब पढ़ी थी, बहुत ज्यादा हिस्ट्री है, पॉलिटी है, वही थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको, उसी से आपको मैं पढ़ा पा रही हूँ, ठीक है। चलो आओ बच्चों, वृहत्तम हर्बल पार्क चूहूपुर गांव यमुनानगर, इसकी स्थापना 2003 में। ये आपको याद रखना, हरियाणा का वृहत्तम हर्बल पार्क बच्चों यमुनानगर में। आगे बढ़े, चलो। हरियाणा में वन्य जीव अभ्यारण्यों की कुल संख्या है बच्चों, आपके हरियाणा में वन्य जीव अभ्यारण्य है 8। कितने हैं? 8। इसके अकॉर्डिंग 8 है। अब अगर ऑप्शन में 8 ना हो तो आपको 7 भी करने हैं। सिरसा का अबूब शहर वाला हट गया है, वो आपको याद रखना है। लेकिन अभी आपसे HSSC इतनी अपडेटेड नहीं है, ना ही HBSC ना ही HSSC। आपको याद रखना वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं बच्चों? 8 है। अभी ये याद रखना, 8 मैं अगली क्लास में बता दूंगी कौन कौन से है। अगला देखो क्वेश्चन, हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? कम वन तो है बच्चों पलवल में। क्या है? कम वन है पलवल में। और पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा वन क्षेत्र, वो बच्चों आपको पंचकुला। पंचकुला ऑप्शन में ना हो, यमुनानगर हो तो आपको यमुनानगर भी टिक कर देना है, ठीक है। ये बात याद रखनी है, हरियाणा में सबसे कम वन हाल फिलहाल के आंकड़े के अनुसार पलवल है। फतेहाबाद में भी कम है, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना हरियाणा में सबसे कम वन बच्चों पलवल में है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये थी आज की अपनी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास। ऐसे आपकी क्लासेस लगातार आएंगी कोई अपनी संडे की भी छुट्टी नहीं है। कल बिल्कुल क्लास नहीं हो पाई, मैं समझ रही हूँ, क्योंकि कल समस्या ये थी बच्चों कि वाईफाई से संबंधित नेट प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है, तो इसीलिए कल क्लास नहीं हो पाई। अदरवाइज आपकी संडे को भी छुट्टी नहीं है, एग्जाम तक। HBSC का पेपर आएगा, जो अब HBSC जो HTET लेगी उसके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी के एक महा मैराथन लेके आऊंगी। बिल्कुल आप बच्चों लगातार पढ़ते रहना। मैं पता है, मैं समझ रही हूँ कब देनी है, मुझे पता है, चिंता मत करो, पहले बता दूंगी। लेकिन कल आपकी इंग्लिश की क्लास है, हर बच्चे को कल की इंग्लिश की क्लास लेनी है। अगली क्लास कोशिश है मैं पॉलिटी की क्लास लेके आऊंगी। जब वो कल सर पढ़ाएंगे तो मैं कल पूरे दिन तैयारी ही करूंगी इस पॉलिटी की, और जो आने वाली जितनी इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं पॉलिटी से रिलेटेड वो मैं सारी कराऊंगी, ठीक है। चलो, फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी क्लासेस चल रही है। हर एक बच्चा जो फीस नहीं दे सकता, मैं कम से कम उन बच्चों की तो थोड़ी सी हेल्प कर ही दूं, है ना। तो आराम से पढ़ते रहिए, शिद्दत से पढ़ते रहिए, अपने आप को निखारते रहिए, बिल्कुल निखर जाओगे लगातार मेहनत करते रहे तो, ठीक है बच्चों। लगातार पढ़ोगे तो जरूर सिलेक्शन तक पहुंचोगे। किसी भी नेगेटिव चीज को नहीं देखना है। फॉर्म का आज आखिरी दिन है, बड़ा ध्यानपूर्वक भर देना। किसी भी कैटेगरी में नहीं हो रहा तो भाई जनरल में भर देना चाहे, लेकिन फॉर्म को जरूर भर देना, ठीक है बच्चों। चलो, सभी को धन्यवाद, लगातार पढ़ते रहिए, जरूर सफल होगे एक दिन। थैंक यू बच्चों। सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास पसंद आए लाइक कर देना, समस्या आए कमेंट कर देना, क्लास अच्छी लगे तो भी कमेंट कर देना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ये जितना पढ़ा है ये टेलीग्राम चैनल पे मैं डलवा दूंगी, वो टेलीग्राम चैनल पे आप रिवाइज कर लेना। टेलीग्राम चैनल बार बार मत पूछा करो, रोजगार विद पूनम से ही अपना टेलीग्राम चैनल है। मैम इतनी क्लासेस होगी, नोटिफिकेशन कब आता है, इन बातों पे ना ध्यान दो। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगी बच्चों। चलो, थैंक यू।